इस क्वेश्चन में कहा गया है कि Z1, Z2, Z3 are complex numbers such that mod of Z1 is equal to mod Z2 equal to mod Z3 and equal to this equal to 1 दे रखा है। हमको mod of Z1 plus Z2 plus Z3 की वैल्यू निकालनी है। To do this question there are two ways। पहले मैं शॉर्ट वे से करता हूं, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल वे से भी कर दूंगा। मैं फॉर्मूला यूज करूंगा मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड बार। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद रख लो। इसको मैं इस क्वेश्चन में यूज करने वाला हूं। अब बिकॉज मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हो गया मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर इज 1, दैट इज आई कैन से Z1 बार इज 1। सिमिलरली Z2 बार इज 1। सिमिलरली Z3 बार इज 1। अब ये वाली इंफॉर्मेशन को मैं यहां यूज करूंगा। इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो आया 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 इज इक्वल टू Z1 बार अपॉन Z1 बार प्लस Z2 बार अपॉन Z2 बार, Z3 बार अपॉन Z3 बार मॉड 2। अब ये है मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, और मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर जो है वो 1 होता है, क्योंकि ये और ये एक ही बात होते हैं। तो ये है मॉड Z1 स्क्वायर और मॉड Z1 स्क्वायर 1 है। इसी तरह से मॉड Z2 स्क्वायर भी 1 है, मॉड Z3 स्क्वायर भी 1 है। तो आई गेट Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार, विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल बार, दैट इज इक्वल टू, हम जानते हैं मॉड ऑफ Z बार बोलो या मॉड ऑफ Z बोलो, एक ही बात होती है। हेंस दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। और क्योंकि इसकी वैल्यू 1 दे रखी थी, इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 हुई, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 1 हुई, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। हेंस आई गेट द चॉइस ए एज द करेक्ट चॉइस। अब मैं इस क्वेश्चन को अल्टरनेटिव वे से करके दिखा रहा हूं। मॉड ऑफ Z1, मॉड Z2, मॉड Z3 तीनों 1 हैं, तो मैं Z1 को 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा बोल सकते हैं, और Z2 को पोलर फॉर्म यही होती है, यहां पे R आता है, यहां पे आर्गुमेंट आता है। तो आर्गुमेंट मैंने Z1 का अल्फा मान लिया है, ये हो गया 1 इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। Z3 इक्वल टू 1 इंटू कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। अब
यहां पे मैं अब ये वाली वैल्यूज पुट कर रहा हूं। ये आप ध्यान देना कि 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होता है। प्लस हो तो माइनस बन जाता है, माइनस हो तो प्लस बन जाता है। अब ये वाली वैल्यूज को मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो आई गेट 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा 1 अपॉन कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा 1 अपॉन कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। इसकी वैल्यू भी 1 है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। दिस इंप्लाइज दैट ये ऊपर चला गया तो आया कॉस एल्फा माइनस आई साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस आई साइन बीटा कॉस गामा माइनस आई साइन गामा इक्वल टू 1, and from here I get mod of cos alpha plus cos beta plus cos gamma minus I into sin alpha plus sin beta plus sin gamma इज इक्वल टू 1। मतलब कि इस पूरे के मॉडुलस की वैल्यू 1 है। अब आ जाओ इसकी वैल्यू निकालने पे, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इसके लिए ये बात ध्यान रखना, हम इसको अब यूज करेंगे। हमने अब वैल्यू निकालनी है, देखिए मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा प्लस कॉस गामा प्लस आई साइन गामा इज इक्वल टू 1, जिसका कि मतलब बन गया कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा आई इंटू साइन एल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। दिस इज इक्वल टू, अब क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है और ये क्लियरली एक दूसरे के कंजुगेट है, क्योंकि हम जानते हैं मॉड ऑफ Z बोलो या मॉड ऑफ Z बार बोलो हमेशा बराबर आते हैं। तो क्योंकि ये और ये एक दूसरे के कंजुगेट हैं और इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। हेंस वी हैव गॉट द आंसर एज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि Z1 Z2 are two nth roots of unity and they subtend right angle at origin, then
n must be of the form dash. You have to find the correct choice. क्वेश्चन का मीनिंग ये हो गया कि हम जानते हैं कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी always lie on a circle with center 0 0, radius 1, and divide this circle into n equal parts. ये हम जानते हैं। पहला वाला पार्ट होगा 1, दूसरा पार्ट होगा 1 into cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n। ये वाला पार्ट होगा cos 4 pi by n plus I sin 4 pi by n। ये हो जाएगा cos 6 pi by n plus I sin 6 pi by n and so on। तो इन जनरल I can say कि Z1 की वैल्यू मैं मान सकता हूं cos 2k pi by n plus I sin 2k pi by n। और सपोज Z2 आगे है, Z2 को मैं cos 2m pi by n plus I sin 2m pi by n बोल सकते हैं। अब यदि Z1 जो है यहां हुआ, Z2 यहां हुआ, तो एंगल जो है वो 90 होगा। और cos 2k pi by n plus I sin 2k pi by n का मतलब 2k pi by n Z1 का आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट का मतलब हो गया कि ये वाला एंगल 2k pi by n है एंड Z2 का आर्गुमेंट 2m pi by n है। मतलब कि ये पूरा एंगल 2m pi by n है। और इससे क्लियर है कि 2m pi by n minus 2k pi by n will be equal to pi by 2 according to question, information of the question. That is, I get 4 into m minus k into pi is equal to n pi. That is 4 into m minus k equal to n। और क्योंकि m और k इंटीजर हैं तो इसकी वैल्यू 4 की मल्टीपल होगी, therefore n की वैल्यू 4 की मल्टीपल होगी। दैट इज n इज ऑफ द फॉर्म 4k। ये वाली जो इंफॉर्मेशन है कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी ये कैसे लाई करते हैं, इसके लिए आपको थ्योरी वाला लेक्चर देखना होगा। उसमें मैंने nth रूट्स ऑफ यूनिटी को निकालने का थ्योरेटिकल एंड
इसके 3 वेज हैं, थ्योरेटिकल वे, ज्योमेट्रिकल वे एंड मैथमेटिकल वे। मैंने वो तीनों वेज को थ्योरी वाले लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन किया है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। वैसे मैंने इस फॉर्मूले को भी थ्योरी वाले लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन किया है, लेकिन यदि वो फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ये समझ नहीं आएगा। मैं कंप्लीट डिटेल तो नहीं, लेकिन इतना बता दूंगा कि आप ये क्वेश्चन समझ पाओ। वो ये है कि सपोज 2 लाइंस हैं, जिस जगह पे कट करती हैं वहां का एफिक्स Z1 है। एफिक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ दिस पॉइंट। यहां कहीं कोई पॉइंट है, एफिक्स है Z2, यहां कहीं कोई पॉइंट है, एफिक्स है Z3, और ये इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। हमने सपोज ये वाला एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए जो एंगल आपने निकालना है वहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लो, और उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ इस पॉइंट का नाम मैं A, B, C रख देता हूं। जहां से एंगल शुरू हो रहा है वो वाला वेक्टर डिनोमिनेटर में, जहां पे एंगल खत्म हो रहा है वो वाला वेक्टर न्यूमरेटर में। दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, दैट विल बी इक्वल टू थीटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द चैप्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं पता तो अच्छे से याद रख लो। और अब इस फॉर्मूले को मैं इस क्वेश्चन में यूज करने जा रहा हूं। वो ये है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि इसके बराबर दे रखा है, और जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं तो उनके मॉडुलस भी बराबर होते हैं और उनके आर्गुमेंट भी बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस I√3 by 2. This implies that mod of Z1 minus Z3 is equal to mod of Z2 minus Z3, क्योंकि इसको बड़ा आसान है कैलकुलेट करना। इसका मॉडुलस 1 आएगा, √1² प्लस -√3² बाई 2, आंसर जो है 1 आ जाएगा, इसलिए ये इधर चला गया। और अब डायग्राम यदि ये है A, B, C, तो जहां का एफिक्स हो गया Z1, Z2, Z3, और इसका मतलब हो गया कि लेंथ AC इज इक्वल टू द लेंथ BC। मतलब कि AC और BC की लेंथ बराबर हो गई। अभी तक की इंफॉर्मेशन से हमको ये मिल गया, AC और BC की लेंथ बराबर हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट, अब इसके आर्गुमेंट की बात करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू
आर्गुमेंट ऑफ 1/2 माइनस I इंटू √3/2. That is, it implies that आर्गुमेंट ऑफ ये हो गया CA वेक्टर, ये हो गया CB वेक्टर इज इक्वल टू, इसका आर्गुमेंट क्लियरली tan इनवर्स माइनस √3/2 अपॉन 1/2, दैट इज tan इनवर्स माइनस √3 आ जाएगा। और tan इनवर्स माइनस √3 का मतलब हो गया माइनस tan इनवर्स √3, दैट इज माइनस π/3। और ये एंगल -60 आया, तो इसका मतलब हो गया CB और CA के बीच का अमाउंट ऑफ एंगल तो 60 आ गया, लेकिन आंसर में -60 आया है। एक्चुअली मैंने अभी बताया था एंगल CB से शुरू होता है, CA तक जाता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, लेकिन यहां पे एंगल नेगेटिव दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया एंगल CB से शुरू होगा, CA तक जाएगा और डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी और अमाउंट ऑफ एंगल 60 होगा। CB से शुरू होगा, CA तक जाएगा, डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। यस, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और ये एंगल हो गया अमाउंट में 60। यदि बाय चांस मेरी फिगर ऐसी होती, A यहां पे, C यहां पे, B यहां पे, तो इस फिगर के हिसाब से CB और CA बराबर हो चुके हैं, हम इन दोनों को बराबर बोल दे, और एंगल CB से शुरू होगा, CA तक जाएगा और 60 डिग्री होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। लेकिन यहां पे CB से शुरू होके CA तक जाएगा, अमाउंट तो मैं 60 बोल दूंगा, लेकिन ये डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये वाली फिगर गलत हो जाएगी। दिस विल बी करेक्ट फिगर, हेंस द करेक्ट आंसर इज, क्योंकि ये 60 है और ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे, तो तीनों एंगल 60 हो जाएंगे। Therefore, the correct choice will become C, that is equilateral triangle. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि for all complex numbers Z1 and Z2 satisfying these two equations, find the minimum value of mod of Z1 minus Z2. तो अगेन इसको ज्योमेट्रिकली करेंगे तो समझने में भी आसान है, छोटा भी है और कॉन्सेप्ट ये आपके क्लियर और स्ट्रांग होंगे, तो इसलिए मैं इसको ज्योमेट्रिकली करूंगा। क्लियर है, मॉड ऑफ Z1 12 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि Z1 lies on a circle with center 0 0, radius 12, ये हो गया 12, और इसका मतलब हो गया mod of Z2 minus 3 plus 4i equal to 5,
मॉड ऑफ Z2 माइनस 3 प्लस 4i इक्वल टू 5। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मॉडुलस भी 5 है, तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी हमारे को। ये हो गया 3 प्लस 4i समवेयर हियर। दिस हम जानते हैं कि मॉड ऑफ z माइनस z0 इक्वल टू r रिप्रेजेंट ए सर्कल विद a fixed of center z0 and radius r। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। तो इस फॉर्मूले को यहां यूज करते हुए Z2 का लोकस एक सर्कल बन गया जिसका सेंटर 3 प्लस 4i है और रेडियस 5 है, तो इट विल बी समथिंग ऑफ दिस टाइप। क्योंकि सेंटर 3 प्लस 4i होगा, रेडियस 5 है और ये डिस्टेंस भी 5 है, मतलब कि सर्कल ओरिजिन से होके जाएगा। क्योंकि ये डिस्टेंस भी 5 है और इसका रेडियस भी 5 है, इसका मतलब हो गया कि ये सर्कल ओरिजिन से होके जाएगा। अब Z2 क्या है? इट लाइज एनीवेयर ऑन दिस सर्कल। Z1 क्या है? इट लाइज एनीवेयर ऑन दिस सर्कल। अब Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस मिनिमम कब हो जाएगा, ये क्लियर है। इसको मैं ज्वाइन कर, दोनों के सेंटर्स को मैं दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर देता हूं और आगे प्रोड्यूस कर देता हूं। दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन किया और लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दिया। जब Z2 यहां और Z1 यहां, तो उनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू होगी कितनी? क्योंकि ये पूरा रेडियस 12 है, क्योंकि मॉड ऑफ Z1 12 है और ये वाला डायमीटर 10 है क्योंकि रेडियस 5 है। तो ये लेंथ हो गई 10, यहां से लेकर यहां तक हो गया 12, तो ये लेंथ बची 2। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 की वैल्यू आ गई 2, हेंस बी चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। और हाँ, इसके अंदर यदि क्वेश्चन ने कहा होता कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, तो हम क्या करते हैं? फिगर यही रहती। समझने के लिए मैं फिगर को दोबारा ड्रा कर रहा हूं। अब यदि इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जाए तो मैक्सिमम कब होगा? दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दो और आगे प्रोड्यूस कर दो। क्लियर है? जब Z2 यहां हो और Z1 यहां हो, तो उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा और कहीं पे भी Z1 Z2 मूव करें, उनके बीच का डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कम होगा। तो ये डिस्टेंस हो गया 10, ये हो गया 12, तो पूरा हो गया 22। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 22। इट इज जस्ट फॉर नॉलेज एंड
clarity of concepts, I have told you the maximum value of this. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि if mod z equal to 1 and omega equal to z minus 1 upon z plus 1, where z is not equal to minus 1, ये तो अंडरस्टूड है, then real part of omega is, you have to find the correct choice. Note that इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ओमेगा रिप्रेजेंट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यदि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो ये बात क्लियरली बोली जाती है क्वेश्चन के अंदर। तो अब इसका हमने रियल पार्ट निकालना है। हम जानते हैं कि इफ लैम्डा इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन लैम्डा प्लस लैम्डा बार बाय 2 इज द रियल पार्ट ऑफ लैम्डा। देखना कोई मुश्किल नहीं है, ये हो गया x प्लस वाई आई, ये हो गया x माइनस वाई आई, तो पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद बन गया x। तो इसलिए दिस होल रिप्रेजेंट द रियल पार्ट ऑफ लैम्डा। बट सिमिलरली ये भी याद रखना चाहिए, लैम्डा माइनस लैम्डा बार बाय 2 आयोटा रिप्रेजेंट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ लैम्डा। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब मैं इसको यूज कर रहा हूं। रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा बार बाय 2। ध्यान रखना कि मॉड जेड इक्वल टू 1 दे रखा है, तो मॉड जेड इक्वल टू 1 का मतलब mod z square equal to 1, that is I get zz bar equal to 1. This is equal to, अब ओमेगा की वैल्यू है z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 प्लस z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का होल कंजुगेट बाय 2। तो आंसर आ गया z माइनस 1 बाय z प्लस 1 प्लस z बार माइनस 1 बाय z बार प्लस 1 होल अपॉन 2। और फर्दर इट इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो आई गेट z माइनस 1 इंटू z बार प्लस 1 प्लस z बार माइनस 1 इंटू z प्लस 1 होल अपॉन 2 इंटू z प्लस 1 इंटू z बार प्लस 1। दिस इज इक्वल टू, अब ये दोनों तो क्लियरली एक दूसरे के कंजुगेट हैं, क्योंकि 1 को मैं 1 बार लिख सकता हूं, तो z प्लस 1 इंटू z प्लस 1 होल बार इसको लिख सकते हैं, तो ये बन गया मॉड ऑफ z प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अपॉन में आ गया 2 इंटू मॉड ऑफ z प्लस 1 होल स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद z बार प्लस z माइनस z बार माइनस 1 प्लस z बार माइनस z प्लस z बार माइनस 1। और ये क्लियर है, z will get cancel, z bar will get cancel, and this implies that
क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, बिकॉज मॉड जेड 1 है तो मॉड जेड स्क्वायर 1 है, तो जेड जेड बार 1 है, तो इसलिए ये 1 ये 1 2 -1 0। तो इसका मतलब हो गया कि रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज ए इज द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर n is equal to 1 plus omega to the power 4 whole to the power n, then the least positive value of n is. So to do this question we will proceed in this way, क्योंकि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा और ओमेगा क्यूब 1 होगा। ये बात आपको पता है, और इन दोनों बातों को मैं यूज कर रहा हूं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बिकम्स माइनस ओमेगा टू द पावर n इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये हो गया 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर n, दैट इज आई गेट ओमेगा टू द पावर n इक्वल टू ओमेगा टू द पावर 2n, दैट इज आई गेट ओमेगा टू द पावर n इक्वल टू 1, और ओमेगा टू द पावर n 1 है, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n so that the answer is 1 is clearly 3. Therefore the correct choice becomes B. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि locus of z which lies in the shaded region, this is the shaded region excluding the boundaries को इंक्लूड नहीं करना है, is best represented by, you have to find the correct choice. इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा। अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने थ्योरी वाले लेक्चर के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देता हूं केवल कि यदि ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, यहां का एक्सिस z1, यहां का एक्सिस z2, देन आर्गुमेंट ऑफ ए बी वेक्टर बोलो या आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1 बोलो, एक ही बात है। ये z2 माइनस z1 का आर्गुमेंट का मतलब क्या है? यदि अकेला आर्गुमेंट ऑफ z1 बोले तो इसका तो मतलब हो जाएगा कि z1 को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, ये जो एंगल आएगा दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ z1, और अकेला आर्गुमेंट ऑफ z2 का मतलब होता है कि z2 को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, और ये जो एंगल आएगा दैट इज आर्गुमेंट ऑफ z2, ये तो आपको पता ही है। अब मेरे को पता लगाना है आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1। ये ध्यान रखना, आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1 को हम आर्गुमेंट ऑफ z2
माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 नहीं बोल सकते। तो अब ये क्या है, अब AB वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसको पीछे प्रोड्यूस कर दो, वेक्टर ऊपर की तरफ और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में वेक्टर इस तरफ, और एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से शुरू होता है और वेक्टर तक जाता है, और यदि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुई तो एंगल पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज हुई तो एंगल नेगेटिव होगा। सपोज ये वाला एंगल सपोज 40 डिग्री है, तो हम बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 40 डिग्री। मतलब कि आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 का मतलब हो गया कि Z1 और Z2 को मिलाने वाली लाइन में एक्स एक्सिस की तरफ कितना एंगल बनाया है, जबकि वेक्टर A से B की तरफ जा रहा है। लेकिन यहीं पे यदि आपसे कह दिया जाता कि आर्गुमेंट ऑफ BA वेक्टर, आर्गुमेंट ऑफ BA वेक्टर का मतलब होता आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, और Z1 माइनस Z2 दिस इज इक्वल टू, अब BA वेक्टर नीचे की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इस तरफ है, एंगल हो जाएगा 140 डिग्री। लेकिन क्योंकि स्टार्ट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से करते हैं और वेक्टर की तरफ जाते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई तो नेगेटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज हुई तो पॉजिटिव एंगल। यहां से शुरू करोगे, फाइनल वेक्टर पर जाओगे, ये डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, इसलिए आंसर आएगा -140। तो इसका आर्गुमेंट 40, तो इसका आर्गुमेंट -140। ये बात आप ध्यान रख लो। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला इंफॉर्मेशन फर्स्ट चॉइस को मैं चेक कर रहा हूं, मॉड ऑफ Z+1 Z2 का मीनिंग क्या है। Z -1 is greater than 2, that is Z lies anywhere outside the circle with center -1 0 and radius 2, तो Z इस सर्कल के बाहर कहीं भी लाई कर सकता है। ये डिस्टेंस जो है वो 2 है, इसके बाहर होगा तो Z का -1 से डिस्टेंस 2 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये -1 0 है, ये 0 0 है, तो ये 1 0 होगा, तभी तो ये 2 बनेगा। तो इस पॉइंट से इधर जहां पे यहां पे जहां मर्जी हो, दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। इन सारे पॉइंटों के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब एंड होने का मतलब वो पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे आंसर में आएंगे। अब ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या है। आर्गुमेंट ऑफ Z+1 का मतलब Z माइनस इज लेस देन π/4 मॉड। अब -1 0 is somewhere here,
हम 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रा करते हैं और यहां भी हम 45 डिग्री नीचे भी एक लाइन ड्रा करते हैं, π/4 का मतलब 45 डिग्री। अब Z यहां कहीं पे भी हो, यदि ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, इस पॉइंट का नाम मैं Z रख रहा हूं। तो इसका मतलब हो गया कि आर्गुमेंट ऑफ BA वेक्टर lies between π/4 and -π/4, that is 45 डिग्री एंड -45 डिग्री। यदि बीच में Z कहीं पे भी हो तो AB का जो आर्गुमेंट होगा, मैंने अभी बताया था BA का आर्गुमेंट, BA का जो आर्गुमेंट होगा वो ये वाला एंगल होगा, और यदि ये वाला एंगल 45 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब कि A पॉइंट इस लाइन के आगे नहीं जाना चाहिए, और BA का आर्गुमेंट -45 से ज्यादा होना चाहिए। ये लाइन का आर्गुमेंट 45 है और इस लाइन का आर्गुमेंट -45 है। तो फॉर द पॉइंट Z to satisfy this condition, that is for the point A to satisfy this condition, B is a fixed point। BA वेक्टर ऐसे, BA वेक्टर का आर्गुमेंट जो है 45 से कम है, -45 से ज्यादा है, तो मतलब ये हो गया कि B तो फिक्स्ड है, A पॉइंट इस पोर्शन में कहीं भी लाई कर सकता है। तो अब मॉड ऑफ Z+1 लेस देन π/4 का मतलब हो गया ये वाले सारे पॉइंट। अब पहले वाले पार्ट ने बोला था इसके बाहर वाले सारे पॉइंट, अब इसको मैं इसमें ड्रा कर देता हूं। ये हो गया ये और ये एंगल 45 डिग्री। टू सेटिस्फाई सेकेंड कंडीशन, Z lies anywhere in this region। टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन, Z lies anywhere outside। तो क्लियर है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड तभी होंगी जब पॉइंट यहां पे होगा। तो ये वाले पॉइंट इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, तो इमीडिएटली आई कैन से A इज द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ABC आर इंटीजर, नॉट ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल, and omega is cube root of unity, omega is not equal to 1, then the minimum value of mod of A plus B omega plus C omega square is to be found। इसको प्रोसीड करने के लिए A plus B omega plus C ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A प्लस B इंटू -1 प्लस √3i/2 प्लस C इंटू
-1 माइनस √3i/2 mod closed. This is equal to a minus b/2 minus c/2 plus I into √3/2 into b minus c. This clearly equal to 1/2 outside, then 2a minus b minus c whole square plus 3 into b minus c whole square. क्योंकि हमने इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ये क्लियर है, ये मिनिमम बन जाएगा। पहली बात तो b और c को हम इक्वल कर देना चाहेंगे, क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव तो बन नहीं सकता, तो ये भी टोटल मिनिमम का मतलब ये भी मिनिमम हो और ये भी मिनिमम हो। ये मिनिमम का मतलब b और c बराबर, ये b और c बराबर कर दिए गए तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। ध्यान रखना, उसने बोला था नॉट ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल, दो बराबर हो सकते हैं, तीनों बराबर नहीं हो सकते, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, खत्म हो गया। आगे आया 1/2 इंटू अंडर रूट, यह आ गया मॉड ऑफ 2a माइनस b माइनस b बोल दिया मैंने, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b, और मॉड ऑफ a माइनस b की मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 होगी, बिकॉज a एंड b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, देयरफॉर द करेक्ट चॉइस बिकम्स b। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 प्लस i √3/2, then the value of the determinant this is that। इसको करने के लिए एक बात ध्यान दो कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब कि यहां पे ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ओमेगा क्यूब 1 होगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 होगा। अब मैं इसको यूज करूंगा, ये बन गया 1 1 1 1 1 -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर according to this becomes omega square and this is omega क्यूब 1 हो गया, इसलिए ओमेगा आ गया। एंड फर्दर दिस इज इक्वल टू यूजिंग r1 changes to r1 plus r2 plus r3, I get 1 1 1 0, सॉरी यहां पे थ्री आएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। तो opening by first row, it is clearly that 3 into omega square minus omega 4, that is 3 into omega square minus omega, that is equal to 3 omega into omega minus 1, that is second choice becomes the correct choice।
इस क्वेश्चन में कहा गया है कि w minus w bar z upon 1 minus z is purely real, where w is equal to alpha plus beta I and beta is non-zero and z is not equal to 1. Then the set of values of z is. To do this question, we will proceed in this way. क्योंकि ये प्योरली रियल है तो इसलिए इसका कंजुगेट इसी के बराबर होगा और वहां से हम z के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आएंगे. दैट इज w माइनस w बार z अपॉन 1 माइनस z इक्वल टू कंजुगेट ऑफ दिस w बार माइनस wz बार अपॉन 1 माइनस z बार. इसका कंजुगेट इसका कंजुगेट ये हो गया, इसका कंजुगेट ये हो गया. तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया क्योंकि ये प्योरली रियल दे रखा था इसलिए दोनों बराबर होंगे. अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया ओमेगा माइनस w बार z इंटू 1 माइनस z बार इक्वल टू w बार माइनस wz बार इंटू 1 माइनस z. दैट इज आई गेट w माइनस w बार z माइनस wz बार प्लस w बार इंटू zz बार इक्वल टू w बार माइनस wz बार माइनस w बार z प्लस wz बार. अब इसके बाद wz बार से wz बार कैंसिल हो गया, माइनस w बार z से माइनस w बार z कैंसिल हो गया और अब सबको मैं इधर ले आता हूं तो आई गेट ओमेगा माइनस ओमेगा बार इक्वल टू प्लस ओमेगा बार माइनस ओमेगा इंटू zz बार इक्वल टू 0. दैट इज आई गेट ओमेगा बार माइनस ओमेगा इंटू -1 प्लस मॉड z स्क्वायर इक्वल टू 0. और क्योंकि ये कहा गया है कि बीटा नॉन जीरो है मतलब कि w इज इमेजिनरी नंबर है तो ओमेगा बार और ओमेगा बराबर हो ही नहीं सकते इसलिए ये नॉन जीरो हुआ मतलब कि ये 0 हो गया तो मॉड z स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया तो आई गेट मॉड z इक्वल टू 1 hence I get D as the correct choice.